हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेड मार्क ऑनलाइन पर। बायोलॉजी का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास आ चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन से। 70 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियम के बाहर यानी केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस या केंद्रक के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों में कौन सा पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो कैल्शियम पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली को ही कहा जाता है। इस तरह से ये आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, हमें गलत ढूंढना है। ऑप्शन ए है, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। जी हाँ, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाओं के आकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। जी हाँ, अमीबा, आरबीसी आदि की कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये भी सही है। तो निश्चित तौर पे डी ही गलत होगा और हमें गलत ही चुनना था। इस तरह से ये आंसर आपका सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती हैं। नहीं, उत्तकों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हो सकती हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। हैदराबाद में स्थित है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है। जीव द्रव्य बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। यानी कि एक कोशिका की अगर हम बात कर लें तो इसमें कोशिका झिल्ली, केंद्रक और ये हो गया जीव द्रव्य और इसमें स्थित अन्य कोशिकांग। तो अगर सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए यानी कि कोशिका झिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोशिका द्रव्य यानी ये, केंद्रक द्रव्य यानी कि ये और अन्य कोशिकांग यानी इसमें स्थित अन्य कोशिकांग सभी को सम्मिलित रूप से हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। देखिए ऑफियोग्लोसिस में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 630 पेयर या 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यह एक प्रकार का पौधा है। नेक्स्ट है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है। देखिए वास्तविक केंद्रक वैसे कोशिकाओं में अनुपस्थित रहते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है और जीवाणु यानी बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए इसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। नॉल एवं रस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। पोर्टर, क्लाउडे एवं फूलम नामक वैज्ञानिक ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। इसमें पोर्टर का नाम दिया हुआ है तो पोर्टर याद रखेंगे। इसके अलावा क्लाउडे एवं फूलम इन लोगों ने मिलकर इंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया। वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणशब्द यानी क्रोमोसोम नामक शब्द प्रदान किया था, लेकिन क्रोमोसोम की खोज हाफमिस्टर ने की थी। हाफमिस्टर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम की खोज की थी और इसको न्यूक्लियर फिलामेंट
फिलामेंट कहा। न्यूक्लियर फिलामेंट नाम दिया हॉफमिस्टर ने। बाद में इसको वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र कहकर एक नया शब्द की प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करने की करती है क्योंकि सारे कोशिकांग इसके अंदर समाहित होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका दर्भ में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कहाँ है? प्रोटीन निर्माण राइबोसोम में होता है, इसलिए प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल और केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं, ये सभी के सभी पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ है? देखिए, कोशिकीय श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं यानी ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, और भूमिगत तना जैसे आलू, प्याज, अदरक आदि में भी अवर्णी लवक पाए जाते हैं। ये रंगहीन होते हैं और इसका मुख्य काम होता है खाद्य पदार्थों का स्टार्च के रूप में संग्रह करके रखना। नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को, यानी कि जितने भी रंग, हरा रंग छोड़ के जितने भी रंग होते हैं वो सारे रंग क्रोमोप्लास्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये देखिए, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। 91 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो देखिए, लाइसोसोम में 20 से 21 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको सम्मिलित रूप से हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? यानी पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर होता है और यह पारगम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण, देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल अभी हमने पढ़ा था राइबोसोम होता है, राइबोसोम, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग आपको प्लास्टिड है। देखिए, यहाँ एक बात समझने की है कि सबसे बड़ा कोशिकांग यानी कि पादप और जंतु दोनों में पूछ रहा है, और दोनों में पादप की प्लास्टिड नामक कोशिकांग सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर पूछे कि जंतु का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि श्वसन के द्वारा एटीपी का निर्माण यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि श्वसन का काम यही होता है, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, इसलिए अगर राइबोसोम नहीं होगा तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? यानी कौन सा रचना सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और उसको
पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए सेंट्रियोल नामक संरचना जो होता है वह केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि सेंट्रोसोम तारककाय वाली कोशिका अंगक केवल और केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और उसी में मौजूद होता है सेंट्रियोल। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करती है। 99 नंबर क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा था और उन्होंने ही इसका नामकरण किया था और सेल नाम दिया था। 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की थी। 101 नंबर है, डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था। 102 नंबर क्वेश्चन देखें, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हक्सले का यह कथन है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट है, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 में सबसे पहले जीव द्रव को खोजा था और उन्होंने ही इसका नामकरण किया था। बाद में 1846 ईस्वी में वान मोल नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव पर विस्तृत अध्ययन किया था। तो सर्वप्रथम किया था पुरकिंजे ने, इसलिए जीव द्रव पर शब्द जो है वो प्रदान किया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। 104 नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो देखें, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु की कोशिका में अनुपस्थित होता है। जीवाणु की कोशिका, मैंने अभी बताया था कि वैसी कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें वास्तविक केंद्रक का अभाव तो होता ही है, साथ ही साथ अन्य कोशिकांगों का भी अभाव होता है। इसलिए जीवाणु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव होगा, क्योंकि यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। 105 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। देखिए, इस तरह से अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इस तरह के दोहरी झिल्ली वाली संरचना है और इस दोहरी झिल्ली में बीच के तरफ अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ इस तरह से उंगली जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं और इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? इस संरचना को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। 106 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, मैंने अभी भी बताया है कि पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं कोशिका भित्ति, और यह पारगम्य संरचना है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम, जी हाँ, लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन का काम करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। आत्महत्या की थैली भी इसे कहा जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक, जी हाँ, लवक नहीं होता है। प्लास्टिड गुण है पादप कोशिका का, लवक गुण है पादप कोशिका का, यह जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। बाकी सारे अंगक जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो आप याद रखेंगे, याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है और यह पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, इसलिए यह ऑप्शन आपका सही है।
111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीएनए रखता है। तो देखिए अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी था माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के बाहर अगर किसी में डीएनए की बात की जाए तो एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और दूसरा लवक। लवक में भी ये जो है डीएनए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्राव करना। स्राव करना। गोल्जी काय क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का एक जगह से दूसरी जगह सेक्रेशन का काम करता है, इसलिए गोल्जी काय का प्रमुख कार्य हो गया स्राव यानी सेक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है और कोशिका भित्ति के कारण भी। देखिए क्लोरोप्लास्ट अभी मैंने बताया कि यह गुण है पादप कोशिका का, और कोशिका भित्ति भी गुण है पादप कोशिका का। ठीक है, कोशिका झिल्ली जी नहीं, ये दोनों में पाया जाता है, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ये कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसलिए हम याद रखेंगे कि पादप कोशिका में ये दोनों पादप कोशिका के ही गुण हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? ये सेल थ्योरी के बारे में बोल रहा है, और सेल थ्योरी को दिया था आपको स्वान, लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, तो ये 2 और 4 ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला जल पाया जाता है। 80% से अधिक जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा, तो परासरण एक अर्धपारगम्य कला में होकर विलय का प्रवाह है। ठीक है, कला के बगैर जल का प्रवाह है। अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह है। ये सबसे उपयुक्त परिभाषा है, इसलिए परासरण हो जाएगा कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह होना ही परासरण की क्रिया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जल का बाह्य परासरण हो जाता है। देखिए कम से अधिक की ओर परासरण हो रहा है, तो अधिक लवण वाले विलयन में अगर रखेंगे तो कोशिका से उसका जो है द्रव निकल कर बाहर चला जाएगा, और इस तरह से कोशिका सिकुड़ जाएगा, और यह किस लिए होता है? जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है यानी छोटा होता है, तब वह 1 बिलियन में रखा जाता है। 1 बिलियन में रखा जाता है, और ऐसा बिलियन क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है, अति परासरण होता है, यानी उसका परासरण वैल्यू ज़्यादा होता है। और जानते हैं कि कोशिका का द्रव जो है सो कम से ज़्यादा की ओर जाएगा, और इस तरह से न्यूनीकृत हो जाएगा, यानी कोशिका छोटी हो जाएंगी, तो वह कैसा विलयन होगा? हाइपरटोनिक होगा, अति परासरणी विलयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है तब वह रखी जाती है। सीधी सी बात है, आयतन में बढ़ेगा यानी बाहर से परासरण होकर अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, तो यह हो जाएगा एक अल्पसारी विलयन में। अल्पसारी विलयन में रखा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बीज फूलते हैं। बीज कैसे फूलते हैं? तो बीज फूलते हैं, यह अंतःश्वसन के कारण फूलते हैं, यानी जल को बाहर से अंदर की ओर चूस लेते हैं, इसलिए बीज फूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 121 नंबर, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना क्या है? तो ये अंतःश्वसन के कारण ही फूलते हैं। अंतःश्वसन के कारण, यानी कि कोई ठोस पदार्थ जल को जब अवशोषित कर फूल जाता है तो उसको अंतःश्वसन कहते हैं, जल का अंतःश्वसन। और लकड़ी का दरवाजा तो बाहरी जल को
चूसकर जो है सो फूल जाता है, इसलिए यह अंतःशोषण है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। यानी जब खेतों में हम ज़्यादा खाद छींट देते हैं तो क्या करता है, ये पौधे को सुखा देते हैं, मार देते हैं। इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण क्यों? क्योंकि जब पौधा की जो है, पौधा का इसके अंदर का परासरणी दाब कम है, ज़्यादा है, और इधर से हम ज़्यादा खाद छींट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कम से बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर आएगा, कम से ज़्यादा की ओर आएगा, और इससे जितने भी द्रव होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और पौधा सूख जाएगा। तो ये बाह्य परासरण के कारण जो है सो पौधे सूख जाते हैं अगर खेतों में ज़्यादा उर्वरक की छिड़काव कर दिया जाए। 123 नंबर है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है? केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है? इसको कैरियोकिनेसिस कहा जाता है। देखिए, केंद्रक जो विभाजित होते हैं उसको कैरियोकिनेसिस कहते हैं, और कोशिका द्रव जो विभाजित होते हैं उसको साइटोकिनेसिस कहा जाता है। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु समसूत्री विभाजन उत्तरदायी है। देखिए, समसूत्री विभाजन से ही कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, और अर्धसूत्री विभाजन जो होती है वो मुख्य रूप से जो है स्पर्म की कोशिकाओं में होते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, कशेरुकों यानी वर्टिवर्ट्स के वृषण यानी कि टेस्टिस में शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो स्पर्म का निर्माण केवल और केवल मायोसिस द्वारा होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली, माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली जो है सो अवस्था कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा समय में प्रोफेज अवस्था जो है पूर्ण होता है माइटोसिस विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो साइटोकिनेसिस जो है पादप कोशिका में होता है कोशिका पट्टी के सहायता से, यानी सेल प्लेट की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस में के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? तो हम लोग ने देखा था प्रोफेज सबसे ज़्यादा समय में पूरा होता है, और इसके विपरीत एनाफेज जो है, एनाफेज ये सबसे कम समय में होने वाली, कम समय में हो जाने वाली अवस्था है। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितनी बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? देखिए, माइटोसिस से 1 से 2 कोशिका बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं। इस तरह से कहा जाता है एक कोशिका के कितनी बार विभाजन से? तो एक कोशिका के 8 बार विभाजन से, यानी कि 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और फिर 256। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 बार विभाजन होगी, माइटोसिस की प्रक्रिया होगी। तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 256 कोशिकाएं बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। एक 129 नंबर क्वेश्चन है। 130 नंबर, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका में के विभाजन में होती है? तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर की घटना जो है ये अर्धसूत्री विभाजन में होती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना देखी जाती है। नेक्स्ट है, पारगति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो ये पैकेटिन अवस्था है। पैकेटिन अवस्था में ही पारगति या क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। 132 नंबर है, 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो देखिए, इसका आंसर जो है कितनी बार नहीं, कितनी सेल में मियोसिस होगा।
तो देखिए यहाँ 1 से 4 बन रहे हैं, तो इसलिए 50 कोशिकाओं में मेयोसिस प्रक्रिया होगी, जिससे 200 शुक्राणु बन जाएंगे। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन है, टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सी है? टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है प्रोफेज। देखिए प्रोफेज, ये जो माइटोसिस प्रक्रिया होती है ये 4 स्टेप में होता है। सबसे पहला होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टेलोफेज। टेलोफेज, ठीक है, ये 4th अवस्था है। तो टेलोफेज के विपरीत, तो ये 4th नंबर है, और टेलोफेज के विपरीत यानी पहला नंबर पर है प्रोफेज, तो आंसर हो जाएगा टेलोफेज के विपरीत अवस्था प्रोफेज है। 134 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो एनाफेज में, माइटोसिस में सेंट्रोमियर एनाफेज अवस्था में विभाजित होता है। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है। तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। ये भी सही है। इससे 2 कोशिकाएं बनती है और इससे 4 कोशिकाएं बनती हैं, और ये अर्धसूत्री विभाजन है। तो इस तरह से दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फॉन्टाना ने किया था? फॉन्टाना ने खोज किया था आपको केंद्रिका की खोज किया था फॉन्टाना ने। 137 नंबर और लास्ट नंबर ये क्वेश्चन है, कहा जाता है कि प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य क्या है? तो देखिए समसूत्री विभाजन का काम एक ही है, यह कोशिका को ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है और इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि का काम ये करता है। इसलिए समसूत्री विभाजन से यानी माइटोसिस विभाजन से बहुकोशीय जीवों में वृद्धि की घटना होती है। तो ये था। चलिए हम अब दूसरे अध्याय के साथ कल मिलते हैं। अब आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो सेशन, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।